हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि CMAD। ठीक है, तो उसमें से हमने दो टर्म को उठाया था। CM कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रबंधक क्या होते हैं, ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए। कितना अच्छा प्रबंधन होगा आपका काम उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, हमने बताया था कि प्रबंधन क्या होता है। तो बताया था पिछले लेक्चर में, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक संक्रियाओं को संतोषपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने की जो कला होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक एक्टिविटी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि प्रबंधक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं किसी भी मैनेजर के। तो उसमें मैंने फर्स्ट ऑफ पहला पॉइंट बताया था कि एक प्रबंधक को जहाँ निर्माण प्रबंधक की विभिन्न क्रियाओं के बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एवं अनुभव होना चाहिए। यानी जो भी एक्टिविटीज़ वो के फील्ड में हो उसको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रबंधक के विभिन्न कार्यों में जो तालमेल होना चाहिए उसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और बड़े अधिकारियों से भी क्या करना चाहिए, समन्वय बना करके चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की क्षमता के अनुकूल काम लेना चाहिए। यह तो मैनेजर का दायित्व होता है। ठीक है, ऐसा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। उसकी शारीरिक एवं सामाजिक जो आवश्यकताओं का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, उनको सुरक्षा भी प्रदान करना चाहिए। ओके, ये सब पॉइंट हमने क्या किया था, बताया था। ठीक है, और बताया था मैंने कि जो भी कार्य के प्रति उनके क्या हो, भावनात्मक दृष्टिकोण से लगन उत्पन्न करने की जो चेष्टा होनी चाहिए उन लोगों के अंदर क्या करता है, मैनेजर एक लाता है। तो सारा चीज़ें जब आप एक श्रमिक के लिए आप करोगे, सुरक्षा करोगे, प्रोवाइड कराओगे, उनकी सामाजिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करोगे, तो उनका जो मन होगा काम में वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर सबसे लास्ट मैंने बताया क्या कि निर्माण सामग्री में जो मैनेजर होता है, गुड मैनेजर, वो क्या करता है, कम से कम अपव्यय को क्या करता है, होने से रुकता है, कम से कम अपव्यय हो। ठीक है, और कोई भी आपका टास्क है, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उसको निर्धारित अवधि के भीतर क्या करें, उसको कंप्लीट कर सकें या समापन कर सकें। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले थे आज के वीडियो के लेक्चर में, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पढ़ेंगे निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। टॉपिक क्या है आपका, निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण में हमने जनरली तीन पढ़ना है। ठीक है, तीन टाइप्स पढ़ने हैं, जो होता है लाइट कंस्ट्रक्शन, हैवी और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हल्का निर्माण, भारी निर्माण और औद्योगिक निर्माण। यानी जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हल्के निर्माण में क्या क्या हो सकता है, भारी निर्माण में क्या क्या हो सकता है, और औद्योगिक निर्माण में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है लाइट कंस्ट्रक्शन। क्या आता है, लाइट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सबसे पहला हम इसका चर्चा करेंगे कि हल्का निर्माण क्या होता है। तो लघु निर्माण के लिए किसी बड़े साधनों का आवश्यकता नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। जो आपका लाइट कंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जो भी बहुत बड़े मशीन हुए, इक्विपमेंट हुए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन कार्यों के निर्माण में क्या हो सकता है, ईंट, पत्थर, इस्पात, स्टील, कंक्रीट इत्यादि मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, क्या करने के लिए, हल्का निर्माण करने के लिए। ठीक है, इनकी लागत हम कह सकते हैं कि लाखों रुपए तक हो सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवासीय भवन भी हो सकते हैं, सड़कें हो सकती हैं, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। ठीक है, व्यावसायिक भवन भी हो सकता है, जल आपूर्ति एवं सीवर प्रणाली का निर्माण इत्यादि सारे कुछ क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, लाइट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लाइट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपका किसी बड़े इक्विपमेंट या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन कार्यों के लिए निर्माण में विशेष तौर पर ईंट, पत्थर, इस्पात, कंक्रीट इत्यादि मटेरियल जो भी है इसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी लागत करीबन लाखों रुपए तक आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो भी आवासीय भवन है, सड़क हो गया, ठीक है, और आपका सीवर प्रणाली हो गया,
इत्यादि निर्माण जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपके भारी निर्माण के अंतर्गत। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड, हैवी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनकी जो निर्माण लागत होगा वो कम से कम करोड़ों रुपए में तो आना ही आना है। ठीक है, इनका जो निर्माण लागत होगा वो क्या होगा, करोड़ रुपए में तो आना ही आना है। ठीक है, वो बड़ी मात्रा में विभिन्न निर्माण सामग्री, मशीन उपकरण तथा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब सी बात है, अगर हैवी कोई निर्माण होगा तो उसमें मैन पावर, मशीन, इक्विपमेंट जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, उसका खपत ज़्यादा होने वाला है और बड़े लेवल पे होने वाला है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में विभिन्न निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीनें तथा श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके लिए बड़े पैमाने पर आयोजन व संसाधनों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इसके लिए बड़े पैमाने पर आयोजन व संसाधनों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, निर्माण कार्य में समय भी अधिक लगता है। भारी निर्माण के अंतर्गत अब ये सी बात है, समय तो लगेगा ही लगेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इनमें बड़ी मशीनों का, ठीक है, सामग्री का, काफ़ी सामग्री का आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर इसका क्या करते हैं, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और निर्माण कार्य में क्या होता है, समय भी अधिक लगता है। ठीक है, भारी निर्माण के अंतर्गत कह सकते हैं कि बड़े होटल, महामार्ग जो भी हाईवेज़ होते हैं, या फिर टनल हो गए, या फिर डैम हो गया, या फिर ब्रिजेज़ हो गए, या फिर कैनाल हो गया। ठीक है, या जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके आते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टडी किया था हल्का निर्माण, और दूसरा हम लोग स्टडी किया क्या, भारी निर्माण। ठीक है, और तीसरा हम लोग स्टडी करने वाले हैं औद्योगिक निर्माण। तीसरा क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग, औद्योगिक निर्माण। ठीक है, तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में क्या देखते हैं। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि विशेषज्ञों तथा अभियंताओं जैसे सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, रसायन इत्यादि जो भी आपके इंजीनियर होते हैं, क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर योजना बनाते हैं। ठीक है, और कुछ उद्योग निर्माण है जैसे जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे ताप बिजली उत्पादन, गृह इस्पात, तेल शोधक तथा पेट्रो रासायनिक कारखाने या उर्वरक प्लांट, ठीक है, चीनी मिल इत्यादि, जितने भी इस तरह के आपके इंडस्ट्रियल टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों का काम करना होता है, वो कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या उसमें है, तो उसमें हर कोई इन्वॉल्व हो सकता है भाई, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, यांत्रिकी भी हो सकता है, मैकेनिकल का भी बंदा हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपके कार्य होते हैं एक बड़े पैमाने पर होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, कुछ इंजीनियर्स भी होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये कार्य सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब कुछ उद्योग हमने बताया है कि क्या हो सकता है, ताप बिजली उत्पादन गृह हो सकता है। ठीक है, इस्पात, तेल शोधक तथा पेट्रो रासायनिक कारखाने भी हो सकते हैं, या फिर जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट होते हैं उनको, या चीनी मिल, इस जितने भी आपके मैंने टाइप्स बताए हैं, और जनरली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती है। तो कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेता है आपसे कि अगर निर्माण उद्योग का वर्गीकरण करें तो उनको किस किन टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे हल्का निर्माण में, सेकंड बताएंगे आप भारी निर्माण में, और थर्ड बताएंगे आप औद्योगिक निर्माण में। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस चीज़ ध्यान देना है कि अगर लाइट कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे सिंपल वे में एक आवासीय भवन, सड़क बन सकता है, कॉलेजेस बन सकते हैं, एक सिंपल लेवल पे। ठीक है, हैवी होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी लागत करोड़ों में आएगी, और इसमें भारी प्रोजेक्ट होंगे जैसे बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े अस्पताल, महामार्ग, नहरें, टनल, सुरंग, ये सब जो भी हैं आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, यह आपके हैवी कंस्ट्रक्शन में आते हैं। और इंडस्ट्रियल में हमने बता दिया कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एज अ काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, जैसे आपका कारखाना मिल हो गया, उर्वरक प्लांट हो गया। ठीक है, ओके, तो
ये सारी चीज़ क्या आती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्माण परियोजना के चरण, कि कोई भी हम निर्माण परियोजना कर रहे हैं तो उसके कितने चरण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कर दें कि सबसे पहले उसका जो परिकल्पना का पहला चरण होता है वो आपका पहला होता है, सॉरी, जो परियोजना का जो पहला चरण होता है वो होता है परिकल्पना, और सेकंड होता है अभिकल्पन, और थर्ड होता है समापन। ठीक है, जैसा सबको पता है कि निर्माण कार्य प्रोजेक्ट को परिकल्पना से लेकर मूर्त रूप देने तक के 3 मुख्य चरण होते हैं। तो मैंने पहला चरण बताया क्या, कोई भी आपका निर्माण कार्य है, जो भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपका परिकल्पना से लेकर समापन तक, यानी जब तक उसको क्या करें, मूर्त रूप ना दे दें, यानी कि फाइनली उसको बना ना दें, समापन ना कर दें, तब तक क्या हो, 3 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज जो होता है वो आपका होता है परिकल्पना, सेकेंड स्टेज होता है अभिकल्पन, और थर्ड होता है समापन। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।